तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इसके अलावा इस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमने चैप्टर में रदरफोर्ड और बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। उसके बाद जो पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसका नाम है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन। टोटल 4 डेरिवेशन है, जिसमें पहली है रेडियस, सेकंड है आपके पास एनर्जी, और थर्ड है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है वेव नंबर। इसमें से ये 2025 में आ गई, तो इस साल 110% चांस है कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पेपर में आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन की, तो इसमें सवाल रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं इसमें कोई भी हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद ये पहला शेल आ गया। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव, तो Ze पॉजिटिव लिख दो। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। हमें जो डेरिवेशन निकालनी है ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की निकालनी है, मतलब क्या रेडियस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, सही है, क्या डिस्टेंस है। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये शेल में मूव कर रहा है, शेल एक सर्कुलर चीज़ है, तो सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस मौजूद है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी सर्कल की, ये सर्कल आ गया तो सेंटर पॉइंट जाते कि रेडियस है, तो इस फर्स्ट शेल का रेडियस कितना होगा हमें वो डिस्कवर करना है इस डेरिवेशन के थ्रू। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी, इससे मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास भी होगा, उसको बोलते हैं m, ठीक है। अच्छा, बुक में हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका शेल सबसे आसान है, आप आराम से उसको रेडियस फर्स्ट शेल का निकाल सकते हो। इसमें लिखा हुआ है लेट ई एंड एम, ये मैंने पहले बता दिया। ई कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जेड कहते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है, और वी जो है वो इसमें वेलोसिटी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो सर्कुलर पाथ के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स होनी हो। जाहिर है अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, तो ये कभी भी मोशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कौन से अप्लाई हो रही है सबसे पहले। अच्छा, इस डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स भी थे, मैं स्टेप पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने इसमें कूलम फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, कूलम फोर्स ये क्यों अप्लाई करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन में ही दे देता हूँ। कूलम फोर्स इसलिए अप्लाई करनी है, जो कूलम था उसने कहा था कि अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो ये दोनों चार्जेस अपने ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्जन हो, तो उस फोर्स को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 के। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी। इसके अलावा एक और चीज होती है इसका डिस्टेंस, तो इसमें फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। मतलब जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, ये इनवर्सली रिलेशन है। अब बात ये यहाँ पे बात हो रही है चार्जेस की, और अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ही मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर मैं कूलम फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, सही है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ की बात करें, तो कूलम्स लॉ का जो फाइनल फॉर्मूला है उसको यहाँ पे आप यूज कर लो। जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें F जो है वो फोर्स है, K कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 जो है वो इसके अंदर चार्ज है, और Q2 भी चार्ज है, और R जो है वो रेडियस है। यहाँ अगर बात करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फोर्स इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर Q1 तो नहीं है, यहाँ पर Ze है, एक आ गया Ze, और एक यहाँ पर दूसरा चार्ज दे रहा, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है जो इसको इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर एक और आ जाएगा E, एक ये वाला Ze आ गया और एक ये आ गया। दो चार्ज थे, दोनों चार्ज लिख दिए, एक और दो, नीचे वही R स्क्वायर आएगा।
अब हमें ये बात भी पता है जो ये के है, इसमें जो कूलम्स लॉशन है के है, वो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। इस ई को आपस में मल्टीप्लाई करो तो दोनों चार्जेस है, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उतना चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे की बात करें, जब के की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/, है तो यहाँ आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर। ये आ गई पहली कंडीशन जो आपने पहला स्टेप करना था। क्लियर है? तो पहला स्टेप ये है कि आपने इसमें कूलम्स का लॉ अप्लाई करना है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। तो जाहिर है अगर ये एक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कूलम फोर्स है वो इसको मूव करवा रही है तो इसके अपोजिट की एक फोर्स होगी, तो उस फोर्स को हम यहाँ कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है अगर एक फोर्स बॉडी को सर्किल वाला मूव करवा रही है तो एक और फोर्स होती है जो उसको रोकती है, अपोजिट फोर्स उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास एफ जी है, तो एफ इज इक्वल टू, इसको एफ सी कर लो पुनः, इसको कर लो एफ जी सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला सेम टू सेम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात करते हैं तो वो होता है एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। ये वही फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम है, बस यहाँ ए सी शो कर रहा है सेंट्रीपिटल को, और इसमें ए सी बराबर होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फॉर्मूला बन जाता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सेकंड चीज कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कूलम्स लॉ अप्लाई करना है, सेकंड कंडीशन मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करनी है। इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है। अब क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तो आपने दोनों को इक्वेट करना है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो एफ सी बराबर होता है किसके, एफ जी के। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूंगा तो लेफ्ट साइड एफ सी है जो बराबर है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और हम यहाँ बात करें तो यहाँ हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर। कोई चीज यहाँ कैंसिल हो रही है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर एक आर से ये वाला एक आर कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ बचा जेड ई स्क्वायर, यहाँ बचा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ बचा एम वी स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ से वी स्क्वायर को अलग कर लो। अगर मैं वी स्क्वायर को यहाँ दूँ, एम यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये चीज ये रही, और ये एम नीचे आएगा तो यहाँ पर एम भी आ गया। इस वी को अलग करके इसको हम नाम दो इक्वेशन नंबर 3 का। ये तो हो गए 2 स्टेप। पहला स्टेप कूलम्स लो, दूसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कंपेयर करके यहाँ वी स्क्वायर आपने अलग कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड जो इसका स्टेप है, उस थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने बोर का पोस्टुलेट यूज करना है। बोर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है NH अपॉन 2 पाई के। ये कंडीशन यूज करनी है। अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर है NH अपॉन 2 पाई के अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। अगर हम बोर के पोस्टुलेट की बात करें तो बोर का पोस्टुलेट क्या कहता है, ये थर्ड स्टेप आ गया, कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कहता है L इज इक्वल टू एम वी आर। ये बराबर है किसके, NH अपॉन 2 पाई के। यहाँ से आप V को अलग करो तो V बराबर हो जाएगा NH और नीचे हो जाएगा 2 पाई एम आर, क्योंकि एम और आर यहाँ से मल्टीप्लाई वाले वहां से डिवाइड हो गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, V बराबर है NH अपॉन 2 पाई के और एम आर के। ठीक है, तो बैठना जब तक खड़े रहना। यहाँ V बराबर है NH अपॉन 2 पाई एम आर के। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी वो दी है V स्क्वायर की, तो इस पे स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। यहाँ करते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाता है N स्क्वायर
एच स्क्वायर और नीचे हो जाता है 2 टू द 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कोई मसला है तो बता दो। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं स्टेप यहाँ मिटा रहा हूँ, तो स्टेप में आगे जगह बचे। कूलम्स लॉ पहला स्टेप बता दिया मैंने। सेकंड स्टेप है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके बाद आपने कंपेयर करा। कंपेयर के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, यानी वी स्क्वायर निकाला, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, जो हमने वी स्क्वायर निकाला है, पुट वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर को पुट करो इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास यहाँ पे ये वी स्क्वायर मौजूद है। इस पूरे वी स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसके बदले फिर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। अब जो चीजें यहाँ पर भी कट रही है आप उसको कट करते जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक पाई से ये वाला एक पाई कैंसिल हो गया, एक एम से ये वाला एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस वाले आर से ये स्क्वायर आर कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें बच रही है हमारे पास, यहाँ बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम आर इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है जेड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, जो चीज़ें हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड पर है, हमने इस आर को अलग करना है, क्योंकि डेरिवेशन मेरी थी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और आर में रेडियस है। अगर मैं इस रेडियस को अलग करता हूँ तो इस पूरे को वहां भेजना पड़ेगा, इस आर को, ये आर वहां भेज दो, ये आर इस तरफ चला गया, यहाँ हो गया आर अकेला। लेफ्ट साइड में मौजूद है अभी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब आर चला गया तो बचा पाई एंड एम। जब ये आर ऊपर जाएगा तो जेड ई से क्या हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड में हो गया जेड ई स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट या डिवाइड हो रहा है वहां के ऊपर मल्टीप्लाई। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, चीजों को इधर उधर करना है और आर को सेपरेट करना है। यहाँ तक आपको आने के बाद सब चीजें आपको पता है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन को। अगर हम आगे बताएं तो सबसे पहले यहाँ पे n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस का 34। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी को, इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस का 12। उसके बाद Z जो है वो Z ई, वो चार्ज है ई, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19 कूलम। पाई की वैल्यू सिंपल आपको पता है 22/7, और ये बराबर होती है 3.142 के। एम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसकी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg। ये चार कांस्टेंट हमारे पास हैं। एच कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस का 34। जेड कहते हैं चार्ज को, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी को, उसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस का 12। और हमारे पास यहाँ एम कह रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg। आपने यहाँ सारे कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा, ये ऊपर से बढ़ा देता हूँ, ऊपर बताओ। जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हो जाता है R इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर। इस सब की वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट और एन स्क्वायर एच रहता है। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बोहर्स कांस्टेंट। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बोहर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम है ये बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। क्लियर है भाई? तो अगर पेपर में सवाल आ जाए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हाइड्रोजन 2026 के पेपर के लिए,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पेपर में 110% इंक्लूड होगा। सही है। 2026 में लॉन्ग के अंदर ये डेरिवेशन आती है। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपने रेडियस निकालना है किसी भी शेल का, तो उस शेल का नंबर आप पता चाहिए कौन सा शेल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो वहां एन के बदले वैल्यू पुट करोगे, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू ये वाली पुट करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई सवाल है तो